हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ आईआईटियंस। लास्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये एक वायर है जिसकी जो डेंसिटी चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लैम्डा कूलम पर मीटर पे। और इसकी ये लाइन है यहाँ पे, यहाँ इस सेम आर डिस्टेंस पे। अब वो क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा और उस पर जो लगने वाला फोर्स है वही क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे, यहाँ पे कुछ और पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग। अगर सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो मैंने यहाँ से वाई डिस्टेंस पे गया मैं और एक एलिमेंट लिया जिसकी मोटाई कितनी है, डी वाई, और इस डी वाई एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, लैम्डा डी वाई होगा ना। चार्ज इतना ही होगा क्योंकि यूनिट लेंथ में कितना है, लैम्डा, तो डी वाई लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू डी वाई। तो इसको मैं एक बार ज्वाइन कर देता हूं, तो इस डायरेक्शन में होगा आपका जो छोटा सा डीई होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस डीई की वैल्यू लिखता हूं मैं। डीई की वैल्यू कितनी होगी, के इंटू चार्ज कितना होगा, लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आर है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, इस एंगल को क्या बोल दूं मैं, थीटा, तो क्या ये डिस्टेंस आर अपॉन कॉस थीटा होगी क्योंकि हाइपोटेन्यूस है। तो यहां पुट करूंगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और जो कॉस नीचे आ रहा है वो ऊपर से ला गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मुझे ई निकालना है तो मुझे क्या, डी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पर डी का इंटीग्रेशन दोनों मतलब हर जो ऊपर एलिमेंट आएगा उसका कुछ और एंगल आएगा, इसके ऊपर वाला कुछ और एंगल आएगा, तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। तो मैंने डी के दो कंपोनेंट कर लेता हूं। मैंने क्या कर लेता हूं, डी के दो कंपोनेंट। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो मैं एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लिखूंगा वो क्या, कितना लिखूंगा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीई, डीई की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, वो जो ऊपर लिखा हुआ है, के लैम्डा डी वाई कॉस स्क्वायर था, अब कॉस क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, और किसके रेस्पेक्ट में, डीवाई के रेस्पेक्ट में, जो कि बहुत ज्यादा, जो कि इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तो अपन इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में देखना, ध्यान से देखना, क्या टेन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन आर आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंट अपन क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन यार तो इधर चला जाएगा कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और y का डिफरेंशिएशन dy। dy की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं अपन, dy की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, k लैम्डा कॉस क्यूब थीटा इंटू dy की जगह क्या पुट करेंगे, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो इस कॉस क्यूब थीटा का जो पावर है वो इसके साथ पूरी कैंसिल हो जाएगी, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, के लैम्डा अपॉन आर, तो क्या आ गया कॉमन, देखो के लैम्डा अपॉन आर, और इंटीग्रेशन किसका बच गया, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो कॉस थीटा की लिमिट्स अगर अपन देखें तो अपने को पहला एलिमेंट कहां पे मिलेगा, पहला एलिमेंट यहां पे मिलेगा, और मान लेते हैं यहां जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल ये कितना होगा, थीटा 1, और लास्ट जो एलिमेंट मिलेगा वो यहां मिलेगा, तो मान लेते हैं ये जो एंगल बन रहा होगा इसकी वैल्यू होगी थीटा 2। तो लिमिट कहां से कहां तक होंगी, माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2 तक। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक लाइन से अपन ऊपर की साइड एंगल पॉजिटिव मेजर कर रहे हैं तो नीचे की साइड एंगल कैसा मेजर करना पड़ेगा अपने को, नेगेटिव। ठीक, के लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और साइन थीटा में साथ में लिमिट पुट कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा 2
साइन थीटा टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ये माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और माइनस साइन थीटा आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्या बनेगा, के लैम्डा बाय आर माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा टू। ऐसे ही सिमिलरली आपको ई वाई निकालना है, क्या निकालना है, ई वाई। तो ई वाई में भी देखो यहां तक चीजें तो सब कांस्टेंट होंगी, बस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की जगह इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि यहां जो अपन ने डी कॉस थीटा लिखा है वहां साइन थीटा आएगा और सेम एज इट इज होता जाएगा। और इसकी जो लिमिट्स होंगी, इसकी लिमिट्स भी सेम होंगी, माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू, साथ में डी थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। ये जो ई वाई आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इसको कई बार ई परपेंडिकुलर भी बोला होता है कई किताबों में, और जो ये ई एक्स आया है इसको कई किताबों में ई पैरेलल भी बोला गया है। ई पैरेलल यानी जो आपने डिस्टेंस लिया है उसके जो वायर है उसके उसी के अलोंग, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर मतलब, ई परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, जो वायर जो आपका डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो सबका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, कोई इसको ई परपेंडिकुलर भी बोल सकता है और इसको ई पैरेलल भी बोल सकता है। देखो कैसे, अगर मैं इस आर की बात करूं, ये जो डिस्टेंस है आर, इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ई वाई, तो मैं इसको ई परपेंडिकुलर बोल सकता हूं और इसको क्या बोल सकता हूं, ई पैरेलल। लेकिन अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं वायर के पैरेलल की बात करूं तो वायर के पैरेलल कौन सा होगा, ये वाला। तो ऐसे कंफ्यूजन को ट्रीट करने के, क्लियर करने के लिए अपन जो किताबों ने जो ले रखा है एनसीईआरटी में, वो अपन ने ये नहीं ले रखा है, ये इसको कतई गलत मानेंगे अपन। सही कौन सा अपना, ये वाला। अपन किसका पैरेलल परपेंडिकुलर देखना है, जो वायर है उसके, ना कि जो लाइन है उसके पैरेलल परपेंडिकुलर। तो ई वाई क्या हो जाएगा, वायर के पैरेलल, क्योंकि ई वाई ये पैरेलल ना, देखो ये तो होगा आपका ई वाई और ये होगा ना आपका ई एक्स, तो वायर के पैरेलल और वायर के परपेंडिकुलर देखेंगे, ठीक है। वो आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। देखो अपन ने अभी सॉल्व किया था, ये देखो जस्ट ऊपर सॉल्व किया हुआ है। जो अपना ई पैरेलल आया है वो कितना आया है, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और ई परपेंडिकुलर कितना आया है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक। अब देखो ये आपका ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल है। अगर मैं इनफाइनाइट वायर की बात करूं, जैसे ये लिखा हुआ है इनफाइनाइट वायर की बात करूं, तो इनफाइनाइट वायर के लिए क्या थीटा वन एंड थीटा टू 90 हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी ना लाइन। जैसे मान लो ये रहा वायर, आपको यहां निकालना, तो ये तो इनफाइनाइट है तो एंगल कितना हो जाएगा 90, वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 90। तो आपका ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, और ई पैरेलल कितना आ जाएगा आपका 0, क्योंकि cos 90 क्या होगा 0 माइनस 0। अगर मैं बात करूं वायर कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट, कैसा वायर हो, सेमी इनफाइनाइट। जैसे ये वायर है और आप यहां से इधर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वायर तो यहां पे दोनों साइड इनफाइनाइट था। तो इस केस में आपका जो थीटा वन होगा वो तो कितना हो जाएगा, थीटा वन कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, थीटा वन 0, क्योंकि थीटा वन तो यही वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यही है ना। और थीटा टू कितना हो जाएगा आपका 90, क्योंकि थीटा टू तो ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो यही माना हुआ था ना अपन ने, थीटा वन ये वाला है, ये बॉटम मोस्ट जो सबसे लास्ट नीचे की साइड सबसे, उसको थीटा वन और ऊपर की साइड थीटा टू। तो सेम यही देखो, थीटा इसके लिए जो एंगल बनेगा वो थीटा वन और इसके लिए जो एंगल बनेगा वो थीटा टू। अगर इनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन उस अपने फॉर्मूले में, तो ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्डा बाय आर, और ई पैरेलल कितना आएगा, प्लस का के लैम्डा बाय आर। सर प्लस कैसे आ गया, अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन अपन बाद में निकालना सीखेंगे, ठीक। एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि अगर इफ पॉइंट
where we have to calculate electric field is symmetric। सिमेट्री का क्या मतलब है, मान लो ये वायर है और आपको यहां कैलकुलेट करनी है। सिमेट्री मतलब ये बिल्कुल इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल क्या हो, सेम। तो इसका कहने का मतलब क्या है, θ1 क्या इक्वल हो θ2 के। तो इस केस में जो आपका ई परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है। और ई पैरेलल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि दोनों माइनस होंगे। ई पैरेलल में देखो, ई पैरेलल में ये देखो, ये रहा cos θ1 माइनस cos θ2, दोनों की वैल्यूज अगर थीटा सेम होंगे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, वो z एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए बी सी और 3 पॉइंट पे। तो यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर। आपको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट ए पे, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0,0, ठीक है। और क्या निकालनी है आपको, बी पॉइंट। बी पॉइंट कहां होगा, इस प्लेन से बिल्कुल बाहर, इस प्लेन से बिल्कुल बाहर होगा ना। देखो उसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस कहां पे होगा, ये होगा वाई एक्सिस आपका। देखो 3D में क्वेश्चन है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो इस पे होगा वाई एक्सिस और उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,4,0, ठीक है। और जो सी पॉइंट होगा वो एक्स और वाई दोनों में होगा, यानी इस पेपर प्लेन से बाहर होगा। तो मैं इसको कहीं पे, ये एक्स है ये वाई है, तो मैं इसको कहीं यहां पे डिनोट कर देता हूं सी। कितना 3,4,0 पर, ये एक्स जेड प्लेन में नहीं है, ध्यान रखना ये एक्स वाई प्लेन में, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस। अगर वायर इनफाइनाइट है उसका फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था, फॉर इनफाइनाइट वायर ई पैरेलल तो क्या होता है 0, परपेंडिकुलर कितना होता है 2k लैम्डा बाय आर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर। आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो जाएगी यानी 3। अगर मैं ई बी की बात करूं तो बी से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 ही होगी ना। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, एक्स जेड प्लेन से पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल ओरिजिन के जस्ट ऊपर, बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर होगा ना, क्योंकि वाई एक्स जेड प्लेन में तो है नहीं, ओरिजिन के जस्ट ऊपर। और कितना ऊपर 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, 2k लैम्डा बाय 4। अगर मैं बात करूं ई ड्यू टू सी, देखो ये थोड़ा सा सोचने वाला है, 2k लैम्डा। अब देखो इसमें दिक्कत यह है, ये जो पॉइंट होगा, ये जो 3,4,0 ये एक्स वाई प्लेन में, किसमें है एक्स वाई प्लेन में। तो अगर एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है 4, वाई एक्सिस से कितना दूर है 3। तो अपनी जो जेड एक्सिस होगी उससे क्या ये एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी वो क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर नहीं होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो वापिस समझिए कैसे होगी। देखो ये पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है, ये कहीं प्लेन से बाहर आता हुआ होगा, प्लेन से बाहर आता हुआ, और इधर तो कितना होगा 3, इधर कितना होगा प्लेन से बाहर आता हुआ 4। तो अगर आप इससे दूरी निकालोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल सा बनेगा और बीच वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 5। तो 2k लैम्डा बाय 5 ये आ गया। पर जहां यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, उसकी क्या होगी कुछ डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, ये मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एक्स वाई प्लेन बना के दिखाता हूं, ये मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है। पॉइंट एक यहां पे, ये आपका y है और एक ये x है। कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। वायर कैसा होगा, बिल्कुल इस पॉइंट, इस जो पॉइंट ओरिजिन है इससे इससे क्रॉस होता हुआ और इस आपके जो मोबाइल से बाहर आता हुआ या फिर मोबाइल के अंदर जाता हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कौन सी चाहिए, ये वाली। तो ये कितना था, ये कितना होगा बेटा बताओ 4, और ये कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। पर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स और एक अलोंग द वाई, ठीक है। तो मैं दो कंपोनेंट कर देता हूं। दो कंपोनेंट क्या आएंगे, मैं इसको इसी के आगे वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं। क्या आएंगे cos 53 i कैप प्लस sin 53 j कैप। कितना आएगा cos 53 i कैप प्लस sin 53 j कैप, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पे अपना डाउट पूछिए।
देखो क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट O है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक ये वायर है इनफाइनाइट वायर, इस सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर, और एक ये कैसा है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं पहले इस वायर को देखूं, ठीक है, यहां ये आपका पॉइंट है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग डैम होगी और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये तो बॉटम को कनेक्ट करने वाला और ऊपर वाला एंगल तो कुछ ऐसा होगा। तो इसका मैं बोल सकता हूं θ1 कितना होगा 45 और θ2 कितना होगा, θ2 कितना होगा 90, कितना होगा 90। तो इसके जो E आएंगे, E पैरेलल और E परपेंडिकुलर, E पैरेलल और E परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, E पैरेलल का परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, पैरेलल का था K लैम्डा बाय R। देखो E पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, K लैम्डा बाय R cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, किसका फॉर्मूला था, E पैरेलल का। तो ध्यान से देखिए, E पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, K लैम्डा बाय R cos θ1 माइनस cos θ2, और E परपेंडिकुलर का K लैम्डा बाय R sin θ1 प्लस sin θ2। अगर मैं θ1 की वैल्यू पुट करूंगा तो E परपेंडिकुलर देखो K लैम्डा बाय R तो आएगा ही आएगा। sin θ1 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और sin θ2 कितना हो जाएगा, sin θ1 की जगह 45 डिग्री, θ2 की जगह 90 डिग्री। तो 45 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यूज पुट करोगे तो क्या 1/√2 प्लस 1 आएगा, और E पैरेलल कितना आ जाएगा, K लैम्डा बाय R 1 अप cos 45 1/√2 और cos 90 कितना हो गया 0। अब ध्यान से देखो, E परपेंडिकुलर और E पैरेलल है कौन से, क्या ये आपका E पैरेलल आया है और क्या ये आपका E परपेंडिकुलर आया है। अब देखो मेरे को डायरेक्शन कैसे पता लगी इस डायरेक्शन, देखो ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो यहां पे एक एलिमेंट ऐसे आएगा, यहां पे एक एलिमेंट ऐसे आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहां ज्यादा आएंगे, ऊपर की साइड, तो डोमिनेटिंग किधर होगा, इधर। अगर मैं इस वायर की बात करूं, कौन से वाले की, इस वायर की, ठीक है, ये देखो E परपेंडिकुलर इसको, ठीक है। अगर मैं इस वायर की बात करूं तो यहां पे होगा ये पॉइंट, ये एंगल अगर आपको मैं ये ए डिस्टेंस, ये एंगल कितना होगा 45 और ये एंगल कितना होगा 90। तो इस वायर के लिए भी θ1 कितना होगा 45 और θ2 कितना होगा 90 डिग्री होगा। और इसके लिए भी अगर मैं बात करूं तो E पैरेलल कौन सी डायरेक्शन में आएगा और E परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्या E पैरेलल जो आएगा इस वायर का, ध्यान से देखना, E पैरेलल कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये वायर ऐसे है तो E पैरेलल कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, इसको बोल देता हूं E डैश पैरेलल। और इसका जो E परपेंडिकुलर होगा इस वायर का जो क्या होगा E परपेंडिकुलर, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, E परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे देखना, इसको डैश बोल देता हूं, जो पहला वाला वायर है इस वायर को मैं A बोल देता हूं और इस वायर को मैं क्या बोल देता हूं B। A वाले के कारण एक तो इस साइड आ रहा होगा E परपेंडिकुलर और एक इस साइड आ रहा होगा E पैरेलल। दूसरा वाला B वायर है, उसके कारण इस साइड तो आ रहा होगा E डैश पैरेलल और इस साइड आ रहा होगा E परपेंडिकुलर, और वैल्यू दोनों की क्या होंगी सेम, वैल्यू दोनों क्या होंगी सेम। तो अगर देखो इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा कौन सी है, इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा कौन सी है, E परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, E परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। तो एक तो इस डायरेक्शन में आएगा कितना E परपेंडिकुलर माइनस E डैश पैरेलल, और एक इस डायरेक्शन में ऊपर किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कितना आएगा E परपेंडिकुलर माइनस E डैश परपेंडिकुलर माइनस E पैरेलल। और जब अपन को E डैश और E की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या देखो 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2, तो ये क्या K लैम्डा बाय R आता हुआ दिख रहा है इसकी वैल्यू। तो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा √2 K लैम्डा बाय R। क्यों आया देखो √2 के, समझना, E परपेंडिकुलर माइनस E पैरेलल को जब आप माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1/√2 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा K लैम्डा बाय R। तो इस डायरेक्शन में भी K लैम्डा बाय R बचेगा और इस डायरेक्शन में भी कितना बचेगा K लैम्डा बाय R बचेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है √2 टाइम्स, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √2 K लैम्डा बाय R। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।